अस्सलाम वालेकुम झूले। यस्टरडे हमने एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 18 का मैंने आपको हिंट दिया था, तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 तकरीबन सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 20 करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स and 8 dozen physics books, 10 dozen economic books. Their selling price are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. हमें निकालना है find the total amount of a book shop will receive for selling all the books. हमें इसमें यूज करना है using matrix algebra. तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसमें let करेंगे let the number of books be represent करेंगे be represented by a matrix of order 1:3 तो 1:3 में हम लेते हैं लेट ए इक्वल टू हमारे पास है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। हम डजन को डी से और सी को केमिस्ट्री बुक्स CHEM केमिस्ट्री लिखता हूं। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज इक्वल टू 120। यहाँ पे है हमारे पास 8 डजन फिजिक्स बुक्स। फिजिक्स 8 into 12 that is equal to 96. Okay, 10 dozen economics books. 10 dozen economics books. Economics. तो ये फिर से 120 हो गया। Okay, वो दूसरा है उसके बाद their selling price are, तो their selling price prices are selling prices of, हम क्या करते हैं केमिस्ट्री बुक्स लिखते हैं केमिस्ट्री कामा फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स are rupees 80 comma rupees 60 and rupees 40 respectively can be represented by, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे can be represented by of order 3:1 तो हम इसको B लेते हैं। B is equal to B हमारे पास क्या है 80, फिर हमारे पास है 60, फिर हमारे पास है 40। ओके, तो हमारे यहाँ पे बोला है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फॉर सेलिंग ऑल द बुक्स। तो हम इसको क्या करते हैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड, हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड क्या मिलेगा AB, दैट इज हम क्या करेंगे AB दैट इज इक्वल टू A हमारे पास किस तरह से है, A है हमारे पास है 120 96 120। ओके, तो ये हमारे पास है 80 60 40। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आपको पता है, तो ये और ये मल्टीप्लाई, ये हो गया जी 120 इंटू 80
प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40. ओके, तो कितना आया? यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, 9,600 आ गया. तो प्लस ये आपका 0, 36, 6 9 54, 57, ये आ गया 5,760 प्लस इनको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 0, 0, 8, यहाँ पे 4. ओके, तो इन सबको सम करिए. यहाँ पे 0, 0, 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6. ओके, यहाँ पे 15, 21, 1, 2 carry 11, ये 20. तो हमें कितना मिला? टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल द बुक्स. Therefore rupees 2,160 be received by the shopkeeper. इतना अमाउंट हमें मिला. तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा. तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ये आप घर पे चेक कर लीजिए. तो इसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ A इक्वल टू Aij ऑफ Aij B and M into N मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे मिलेंगे? बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ A इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A बोलते हैं. तो इसमें क्या करता है? इट इज डिनोटेड बाय A डैश. A डैश को हम ट्रांसपोज बोलते हैं और AT भी लिख सकते हैं. तो ट्रांसपोज कैसे होता है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 3, 4 अंडर रूट 2, 1, 0 माइनस 1/2. ओके, तो इसमें हमने क्या करना है? यहाँ पे ऑलरेडी हमने बोला इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो ये आपका रो आ गया, ये आपका कॉलम आ गया. तो आपका ये जो रो वाला आपने कॉलम में लिखना है. तो देखिए यहाँ पे 3, 4 था तो मैंने कॉलम में लिख दिया. इसी तरह से ये अंडर रूट 2, 1 कॉलम में लिख दिया, 0 माइनस 1/2 कॉलम में लिख दिया. तो ऐसे करने के लिए हम क्या कहते हैं? इसको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं. अब इसके बाद होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. प्रॉपर्टीज क्या क्या है देख लीजिए. पहला प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज को हमने ये ट्रांसपोज किया, फिर से इसको और एक ट्रांसपोज करोगे तो फिर से ये हमें यही मिलेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. फिर दूसरा आपका प्रॉपर्टी है एक कांस्टेंट के साथ ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर निकालने के बाद उसका ए ट्रांसपोज जो है इसके बराबर आएगा. के जो है कांस्टेंट है. तो थर्ड आपका प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम इसको करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करने से ये दोनों बराबर आ जाएगा. तो फोर्थ वाला हमारे पास है ए बी, यानी कि हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया था, इसका ट्रांसपोज जो रिजल्ट हमें ये मिला था, इसमें तो अभी और 2-3 अगर हमें नंबर्स मिलते हैं तो उसको हम ट्रांसपोज करते हैं. तो दैट इज इक्वल टू जो हमें बी मिला है, बी है हमारे पास, उसको ट्रांसपोज करना पहले, फिर ए का ट्रांसपोज करने के बाद इन दोनों को प्रोडक्ट करना है. इनका रिजल्ट और इसका रिजल्ट जो है वो सेम आएगा. ओके, तो इसके बाद हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए Ij is said to be symmetric if A transpose is equal to A. अगर हम ट्रांसपोज करने के बाद फिर से हमें A मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने A इक्वल टू अंडर रूट 3, 2, 3, 2 माइनस 1.5 माइनस 1, 3 माइनस 1, 1. तो इसको हम जब ट्रांसपोज करोगे ये वाले कॉलम को हम रो में लिखेंगे तो ये यही आएगा ना, 2, 3, 2, 3. तो फिर उसके बाद ये वाला रो में लिखेंगे तो 2 माइनस 1.5 माइनस 1 और ये वाला रो में लिखेंगे तो 3 माइनस 1 ये 1. तो क्या आ रहा है? ट्रांसपोज करने के बाद भी यही रिजल्ट आ रहा है. तो इसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए
equal to aij is said to be skew symmetric matrix if, अब हमने b लिया है, b का ट्रांसपोज करने के बाद फिर उसमें से माइनस कॉमन ले गए तो हमें b आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया, b इज इक्वल टू 0 ef माइनस e 0 g माइनस f माइनस g 0। अब इसके बाद मैं ट्रांसपोज करता हूं, तो ट्रांसपोज करने के बाद ये वाले कॉलम जो है वो रो में आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे सारा रो में आ गया। तो इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन लेते तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो वो तो यहीं पे था। तो b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस b। इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम एक्सरसाइज 3.3 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3, तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं पहले एक लेता हूं, लेट a इज इक्वल टू, हमें दिया है 5 1/2 माइनस 1। ओके, तो ट्रांसपोज क्या करना है, a का डैश दैट इज इक्वल टू, इसको कॉलम को आप रो में लिखिए, 5 1/2 माइनस 1, दिस इज योर रिजल्ट। ये आपका ट्रांसपोज आ गया। तो इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं। तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, a दिया है आपके पास, a इज इक्वल टू माइनस 1 2 3 5 7 9 माइनस 2 1 1। ओके, एंड b हमें दिया है, b हमें दिया है माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 1 3 1। तो हमें ये क्या करना है, देन वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। हमें पहला दिया है इन्होंने a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो इसको आप रोज को उसमें लिखिए, कॉलम में a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 3 5 माइनस 1 2 3, तो 5 7 9 5 7 9 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 1। तो मैंने रोज और कॉलम्स को चेंज कर दिया। और इसी तरह से यहाँ पे माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 1 2 0, ये आपका b ट्रांसपोज आ गया। तो ये आपका है 1 3 1 1 3 1, ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या करते हैं, पहले मैं करूंगा लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, टेकिंग LHS। LHS आपके पास क्या है, a प्लस b का ट्रांसपोज। पहले a प्लस b का ट्रांसपोज है। तो मैं क्या करता हूं, पहले फर्स्ट a प्लस b करता हूं, तो फिर उसके बाद मैं ट्रांसपोज करूंगा। a आपके पास क्या है, a है माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 3 5 7 9 5 7 9 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 1 प्लस b आपके पास क्या है, माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ओके, तो इसको सम करते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 5, ये 1 2 प्लस 1, ये आपका 3 प्लस माइनस माइनस 5, यहाँ से माइनस 2 5 प्लस 1, यहाँ पे 6 7 प्लस 2 9
9 plus 0 9, minus 2 plus 1 minus 1, 1 plus 3 4, 1 plus 1, ये आपका 2, ये आपका क्या आ गया a plus b। अब इसको ट्रांसपोज करो, नाउ a plus b का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, इसको रोज और कॉलम्स को चेंज करिए, यहाँ पे 5 6 minus 1, ये आपका आ गया 3 9 4 minus 2 9 2, ये आपका आ गया a प्लस b का होल ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो इसको हमने ट्रांसपोज पहले ऑलरेडी निकाला है, इसका सम करेंगे तो ये वाले और ये वाला रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए। टेकिंग RHS हमारे पास क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज हमारे पास क्या है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे 4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ओके, तो इनको सम करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। देखिए -1 ये हो गया -5, यहाँ पे 5 plus 1 6 -2 -1, तो ये रिजल्ट A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये वाला रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर A प्लस B का होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये हमने निकाला। जुले माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ओके, तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने से पहले हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, राइट। तो एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं। तो एग्जांपल लेती हूँ मैं, सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैं 100 ml वाटर ले रही हूँ। ओके, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ यहाँ पे वॉल्यूम 100 ml ऑफ, एंड सॉल्वेंट कौन सा ले रही हूँ, वाटर ले रही हूँ, ठीक है। और मेरे पास क्या है, सॉल्ट है। तो क्या है बच्चों कि मुझे ये सॉल्ट जो है इस 100 ml वाटर मुझे डिसॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं डिसॉल्व करूंगी इस सॉल्ट को इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, यानी कि वाटर है, ठीक है। तो मैं डिसॉल्व करूंगी, डिसॉल्व तब तक करूंगी जब तक ये सैचुरेटेड ना बन जाए, यानी कि सैचुरेटेड हम किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड इज दैट पॉइंट वेयर आफ्टर दैट नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, ठीक है। तो सॉल्ट को मैं इतना तब तक डिसॉल्व करूंगी जितना मतलब सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच ना जाए, ठीक है। तो कितना किया मैंने, जितना मैक्सिमम अमाउंट मैंने इसमें सॉल्ट में डिसॉल्व किया, ठीक है। आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे, राइट। तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, सो सॉल्युबिलिटी इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या था, सॉल्ट हमारे पास सॉल्यूट था, सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड यानी कि हमने सॉल्वेंट स्पेसिफाइड क्या वाटर लिया था हमने एंड 100 ml, तो स्पेसिफाई है, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक हियर। तो स्पेसिफाइड सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, अगेन हमने क्या किया, किस टेम्परेचर पे किया, रूम टेम्परेचर पे किया, ऑलराइट। तो डिफरेंट टेम्परेचर हैव अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम स्पेसिफाइड सॉल्वेंट एंड स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सिंपल यही है कि जितना सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट, यानी कि मैं सॉल्वेंट और टेम्परेचर में स्पेसिफाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हर एक सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगा एट डिफरेंट टेम्परेचर, ऑलराइट। नेक्स्ट जो है बच्चों कि फैक्टर्स, अब बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी को, ऑलराइट। तो क्या क्या फैक्टर्स है बच्चों इसमें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारा फैक्टर्स है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अभी हमने एग्जांपल के केस में क्या लिया था, एक सॉल्यूट कौन सा लिया था, सॉल्ट लिया था, एंड सॉल्वेंट वी हैव टेकन एज अ वाटर, ऑलराइट। तो
जो नेचर ऑफ सल्यूट है और सल्यूट एंड सॉल्वेंट है, इन दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों का नेचर डिफरेंट है तो डिसॉल्व नहीं होंगे। अब नेचर का क्या मतलब है बच्चों, इसमें पोलर सॉल्वेंट जैसे कि हमने अभी क्या लिया, वाटर, राइट, तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड सल्यूट कौन सा लिया हमने, पोलर, अगेन पोलर क्या लिया हमने, सल्यूट जो कि हमारा सॉल्ट है, राइट। तो पोलर मतलब क्या है, पोलर मतलब यहाँ पे पोल फॉर्मेशन है, H2O है, एंड सॉल्ट मतलब NaCl, राइट। तो पोल फॉर्मेशन मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा एंड यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, ऑलराइट। वैसे ही सॉल्ट क्या है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देयरफॉर अब नेचर ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट मतलब पोलर सल्यूट विल डिसॉल्व ओनली इन पोलर सॉल्वेंट। लाइकवाइज नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही नॉन पोलर सल्यूट डिसॉल्व होंगे। अब नॉन पोलर मतलब जिसमें पोल फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि जिसमें पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल का फॉर्मेशन नहीं है, दोस सॉल्वेंट एंड दोस सल्यूट्स आर कॉल्ड नॉन पोलर सल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें हम एग्जांपल लेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, ज्यादातर लिया जाता है बेंजीन, ओके, C6H6। अब इसमें कौन सा सल्यूट डिसॉल्व होंगे इस सॉल्वेंट में, हम एग्जांपल लेते हैं नैफ्थलीन, ठीक है। तो अगेन बेंजीन एंड नैफ्थलीन क्या है, दोनों हाइड्रोकार्बन से, तो दोनों सिमिलर है, दोनों का नेचर मिल रहा है, दोनों नॉन पोलर है, तभी नॉन पोलर सल्यूट विल डिसॉल्व ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अगर हम नैफ्थलीन को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट नेचर। सो दिस वाज द नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है सल्यूबिलिटी पे, ऑलराइट। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हमें समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जब भी जो भी सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे तो वो वाला रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जिसमें हमें हीट रिक्वायर्ड है, ऑलराइट। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हीट रिएक्टेंट साइड होगा एंड इन दिस केस हीट इज एट द प्रोडक्ट साइड, मतलब इसमें हीट रिलीज हो रहे हैं, इसमें हीट रिक्वायर्ड हो रहे हैं, यानी कि अब्सॉर्ब हो रहे हैं, ऑलराइट। तो अगर इस टाइप में अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ठीक है, अगर हम क्या करें टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो सल्यूबिलिटी मतलब सल्यूट प्लस सॉल्वेंट व्हेन बिकम सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड सल्यूबिलिटी, राइट। तो इसके केस में इसमें हीट रिक्वायर्ड है और हम हीट दे रहे हैं तो इसके क्या इस रिएक्शन के फेवर में जा रहे हैं हम, राइट। तो इस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सल्यूबिलिटी विल इंक्रीज, राइट। अब एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा बच्चों, फिर इसमें रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज, हीट रिलीज हो रहा है। फिर भी हम ऊपर से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियर प्रिंसिपल कि इक्विलिब्रियम पे अगर कोई डिस्टर्ब करते हैं हम कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस इक्विलिब्रियम पे हम क्या डिस्टर्ब करें कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो बट रिएक्शन में इस रिएक्शन में ही हीट रिलीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रोडक्ट साइड हीट ज्यादा हो रहा है, राइट। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड जाएंगे इस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सल्यूबिलिटी क्या होगा, रिएक्शन क्या जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, इसलिए सल्यूबिलिटी इन दिस केस विल डिक्रीज। तो इसमें हमें चेक करना होगा कि रिएक्शन, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सल्यूबिलिटी इंक्रीज होगा, एक्सो के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सल्यूबिलिटी विल डिक्रीज, ओके। तो लास्ट फैक्टर बचता है बच्चों इसमें सल्यूबिलिटी में। तो लास्ट फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का क्या रोल रहता है ऑन सल्यूबिलिटी, ऑलराइट। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम चेक करेंगे किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, अगर सॉलिड सल्यूट हो, लिक्विड सल्यूट हो या गैस सल्यूट हो, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पे। तो मान लो अगर मेरे पास एक सॉलिड, जैसे कि मैं एक स्टोन को ले लूं तो मैं इसमें प्रेशर डालूं
ठीक है, तो प्रेशर डालने से उसका कोई चेंज नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, वैसे ही लिक्विड पे ही कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स मतलब ये दोनों क्या है, हाईली इनकम्प्रेसिबल है, हाईली इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए इन दोनों पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। ऑलराइट, सो देयर इज नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। ऑलराइट, तो बट गैस सल्यूट अगर ले हम, तो गैस कोई गैस सल्यूट ले हम और उस पर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वहां पे इफेक्ट होगा, राइट? ओके, तो यहाँ पे गैस अगर हम सल्यूट ले तो गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, तो देयर विल बी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस, राइट? तो इस गैस सल्यूट इन किसी लिक्विड सोल्यूशन में देयर इज अ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इस फैक्टर्स को हम एक लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, एक लॉ के थ्रू पढ़ेंगे, दैट लॉ इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। ओके, नेक्स्ट जो है बच्चों हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, एंड हमें हेनरीज लॉ क्या बताते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है गैस। और हम इस पे इन हेनरीज लॉ कौन से टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, टाइप ऑफ सोल्यूशन इज गैस इन अ लिक्विड। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप लोगों को देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने दो कंटेनर बनाया है, ठीक है, अब ये टेक्स्ट में भी अवेलेबल है। ऑलराइट, तो आप लोग बुक्स में से भी देख सकते हो। तो इसमें क्या है बच्चों, ये रेड कलर का जो है वो मैंने कंसीडर किया, अज्यूम किया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और यहाँ पे जो क्या है वाटर है, यानी कि सॉल्वेंट में वाटर ले रही हूँ एंड गैस हम टेकिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, तब हेनरी लॉ क्या कहता है बच्चों कि पहले तो ये समझना हमें कि टाइप ऑफ सोल्यूशन कौन सा टाइप ऑफ सोल्यूशन है, तो गैस इन लिक्विड, ठीक है, तो गैस इन लिक्विड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि लिक्विड, वाटर इज अ लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, तो गैस इन लिक्विड, यानी कि ये क्या कौन सा सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है। ऑलराइट, अब हेनरी क्या बताते हैं, ये लो हमें क्या समझाते हैं, तो हेनरी बताते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है ऑन सॉल्युबिलिटी, क्या मतलब गैस कितना डिसॉल्व होंगे हमारे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो वो बताते हैं। जैसे कि अब मैं ये क्या किया है, मैंने ये पिस्टन लिया है, तो दोनों कंटेनर में मैंने पिस्टन फिक्स कर रखा है। पिस्टन मतलब यहाँ पे मैं प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट केस में मैंने लिया है 1 kg का वेट मैंने पिस्टन के ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो सेकंड केस में आप लोगों को देख रहा होगा यहाँ पे ये स्पेस कम, यानी कि मैंने पिस्टन को ऐसे दबाया है, मतलब मैंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया गैस का, ठीक है। तो हेनरी हमें यही समझाते हैं कि जितना ज्यादा यहाँ पे इस गैस का प्रेशर होगा उतना ज्यादा इस गैस का इस सॉल्वेंट पे सॉल्यूबल होगा, यानी उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा। ऑलराइट, तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं हमें बिटवीन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स जो इसमें डिसॉल्व होंगे। और हेनरी जो है सॉल्युबिलिटी को हम किससे मेजर कर रहे हैं, इसमें हेनरी बताते हैं सॉल्युबिलिटी विल बी मेजर बाय मोल फ्रैक्शन। किससे मेजर कर रहे हैं हम, सॉल्युबिलिटी को हम मेजर कर रहे हैं बाय द क्वांटिटी ऑफ मोल फ्रैक्शन। ऑलराइट, अब इसमें मोल फ्रैक्शन का मतलब जितना ज्यादा इसमें प्रेशर होगा, जैसे कि इन दोनों में हम कंपेयर करें तो इसमें कम प्रेशर लग रहा है, राइट, इसमें ज्यादा प्रेशर है, तो इसमें इन दोनों में सॉल्यूबल गैस का जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूबल हमने इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, यानी कि हमने सॉल्वेंट का वॉल्यूम जो बराबर लिया है। तो इसके केस में प्रेशर कम है, प्रेशर इसके केस में ज्यादा, इसमें कम है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें मैंने रेड डॉट ज्यादा बनाया, इसमें कम बनाया, यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज्यादा इसमें प्रेशर होगा उतना ज्यादा इसमें डिसॉल्व होगा, ठीक है। मतलब अब हेनरी हमें समझाते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा। तो हमें डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं दिस हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर, आप पार्शियल क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें हम ओनली वन टाइप ऑफ गैस यूज कर रहे हैं, कई गैस हो सकते हैं, उसमें सिर्फ पर्टिकुलर गैस की बात करें तो उसमें पार्शियल हम इसलिए यूज करें। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, ये फेज जिस फेज में गैस प्रेजेंट है उसको वेपर फेज बोलते हैं। गैस इज this law states the partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution। यानी कि हमें डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन दिस लिक्विड सोल्यूशन। सिंपल। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही है, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन
फ्रैक्शन ऑफ गैस, ऑलराइट। तो इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेंगे, कांस्टेंट इज इक्वल टू KH and equal to mole fraction. So this is nothing but Henry's law, all right. अब इसके केस में ये क्या है बच्चों, ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इन P is equal to pressure of gas in vapor phase. KH क्या है, KH है Henry's constant, KH is Henry's constant. वैसे ये X क्या है बच्चों, X is gas is mole fraction of gas in liquid solution, alright. अब KH क्या बताते हैं बच्चों, अब यहां से हम ये समझ सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी हम कैसे डिफाइन करें। तो सॉल्युबिलिटी को हम कंसीडर कर रहे हैं किससे, मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो हम अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें P इज इक्वल टू KH X है, तो हम मोल फ्रैक्शन को कंसीडर कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी, राइट। अब हम चेक करें कि P, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इज इक्वल टू X, ठीक है। अब ये है KH जो है बच्चों, KH हेनरी कांस्टेंट है। हेनरीज कांस्टेंट जो है डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट इसका वैल्यू, ये ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों को टेक्स्ट में देखने को मिलेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है कि डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर हैव डिफरेंट KH वैल्यूज, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जितना बड़ा KH का वैल्यू होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा, ओके। तो दिस इक्वेशन टेल्स अस व्हाट हेनरी लॉ इज, यानी कि प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन में हम डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, यानी कि उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, ओके। अभी मैं बताती हूँ बच्चों KH का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अब हेनरी कांस्टेंट होते हैं, हेनरी कांस्टेंट KH हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि KH ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रहा है इसकी, ठीक है। तो एट सेम टेम्परेचर हीलियम गैस का कुछ और वैल्यू है KH का, एंड हाइड्रोजन गैस का कुछ और वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों में हम रिलेशन चेक करते हैं कि P इस हेनरीज लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, KH इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि हेनरी क्या बताते हैं, सॉल्युबिलिटी को हम मेजर कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन से, ऑलराइट। तो जितना सॉल्युबिलिटी, यानी कि इससे बता सकती हूँ मैं KH जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना कम, मोल फ्रैक्शन उतना कम मतलब सॉल्युबिलिटी उतना कम, ऑलराइट। तो KH जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना कम, यानी कि क्योंकि इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ऑलराइट। तो KH का वैल्यू जितना कम मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा, यानी कि सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री में पहला हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था, और इसमें लास्ट अब हमारा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले मैं प्रूव करना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का बेसिक, इसमें दो तीन हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। सबसे पहले हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किस तरह है। इसके लिए हमें पहला जो हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, वो हमें याद करना है। तो जब हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होता है तो उसमें कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। तो लॉन्गेस्ट साइड्स को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, और जो बीच नीचे वाला बेस, और थर्ड साइड को परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। इसी थ्योरम के जरिए से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड को हम हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहां पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर को हम बोथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं।
तो ये हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर कैंसिल होकर तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, फिर हमें पहला वाला वो याद रखना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली कोस, यानी कोस अगर हम थीटा एंगल लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सम पीपल है, ये किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर, तो ये साइन स्क्वायर हो गया यहाँ, तो ये किसके बराबर हो गया, हम इस तरह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर एग्जाम में हमें ड्राइव करने के लिए कहे तो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। तो अभी हमने पहला आइडेंटिटी प्रूव किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम सेकंड आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे, इसमें हम फिर पाइथागोरस थ्योरम जाएंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट में परपेंडिकुलर स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस को भी परपेंडिकुलर के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर कैंसिल होगा। अब हमें फिर देखना है सम पीपल हैव, तो यहाँ साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा कौन सा हो गया, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो प्रॉपर ब्रशिंग टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल कौन सा हो गया, 10 का कोड हो गया। तो हमने सेकंड आइडेंटिटी ये निकला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूव करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम याद होना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो हम यहां पर तीनों को बेस स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को भी हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, बेस के साथ। इसी तरह परपेंडिकुलर को भी बेस के साथ और बेस स्क्वायर को भी बेस के साथ। तो ये और ये कट होकर यहाँ 1 आएगा। तो फिर हम वो राइम्स पढ़ेंगे, सम पीपल हैव, इसमें नहीं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसी में नहीं, कर्ली ब्लैक हेयर, इसमें आ रहा है कर्ली ब्लैक हेयर मगर रेसिप्रोकल। तो कोस का रेसिप्रोकल किसके बराबर है, सेक, तो ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग यानी 10 थीटा के बराबर आ गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमें थर्ड आइडेंटिटी आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने प्रूव किया थर्ड आइडेंटिटी, वो क्या निकला, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी हमें याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो है मैं यहां दिखाऊंगा साइन थीटा बाय कोस थीटा। वो किसके बराबर आता है हम देखेंगे। साइन थीटा सम पीपल है और डिवाइडेड बाय कोस थीटा किसके बराबर है, कर्ली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये डिवाइडेड को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज ऊपर आएंगे जो डिनोमिनेटर है और जो बेस है न्यूमरेटर वो नीचे आएंगे। तो ये और ये कट होकर ये किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसके बराबर है, वो है हमें tan थीटा की, क्योंकि हम tan थीटा में पढ़ते हैं थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये एक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो गया, यानी tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो गया, साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसी तरह अगर tan का रेसिप्रोकल किसके बराबर है, कोट थीटा, तो कोट थीटा किसके बराबर आएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये 5 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ा, तो अब हम
आइडेंटिटीज का कुछ प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, तो ये दोनों थोड़ा सेम है। तो फर्स्ट बिल्कुल आसान है, मैं इसलिए आपको सेकंड पार्ट दिखाऊंगा। सेकंड पार्ट में लिखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल है इन टर्म्स ऑफ सेक ए में हमें लिखना है। सेक ए में जितने भी हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो वो सब हमें किस में लिखना है? सेक ए में। तो हम यहाँ सोल्व करेंगे। पहले हम कोस ए को हम सेक ए में आराम से लिख सकते हैं। वो किसका है? रेसिप्रोकल है। तो ये एक आंसर हो गया। तो दूसरा हम हमारा अभी एक आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास था 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो वहां हमें 10 और सेक आ रहा है, तो हम 10 को सेक में लिखेंगे। तो सेकंड जो हमने अभी पढ़ा था 1 + 10 स्क्वायर ए, वो किसके बराबर था? सेक स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 स्क्वायर ए इक्वल टू लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको अगर हम स्क्वायर के बगैर लिखेंगे तो ये इस तरह आएंगे, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10a को हमने किस में लिखा? इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जब हम 10a लिखते हैं तो 10a किसका रेसिप्रोकल है? कोट ए। तो कोट ए भी हम उसी टाइम निकाल सकते हैं। कोट ए इक्वल टू, यानी ये 1 है तो ये रेसिप्रोकल चेंज हो जाएंगे, 1 बाय हमें आएंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसी तरह हम फोर्थ, अब हम साइन को भी इसी तरह, साइन और सेक का आइडेंटिटीज में कोई नहीं है, मगर साइन के साथ कोस में हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है, क्योंकि कोस सेक का रेसिप्रोकल है, इसीलिए हम साइन और कोस जहां आइडेंटिटी में हो वही लिखते हैं। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर है? 1। तो अभी हमने कोस और साइन किस ले रहा है? क्योंकि कोस किसका रेसिप्रोकल है? सेक का। तो हम इसको सेक में बाद में चेंज कर सकते हैं। तो साइन ए स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कोस किसका रेसिप्रोकल है? सेक का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां पर स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? रूट आएगा। ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे सेक ए। तो हमने साइन ए को किस में लिखा? इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसी तरह साइन ए जब हम निकालेंगे तो कोसेक ए आसान है। कोसेक ए के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे कोसेक ए। तो वो किसका है? साइन का रेसिप्रोकल। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? सेक ए, और नीचे क्या आएंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरह क्वेश्चन थर्ड में 2 पार्ट है। फर्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे, सेकंड में आपको दिखाऊंगा। सेकंड में हमें गिवन है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 साइन 65। तो हम यहां से हम चेक करेंगे कि ये दो कौन सा एंगल है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। अगर हम कोस 65 को चेंज करेंगे तो कोस 65 किसके बराबर है? 90 माइनस 25। तो कोस 90 माइनस 1 हमने पहले पढ़ा था, वो साइन ए के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 25, ये कोस 65 भी किसके बराबर होगा? साइन 25 डिग्री प्लस इसी तरह कोस 25 और साइन 65। अब हम 25 को ऐसे रखेंगे, तो अगर साइन 65 को हम चेंज करेंगे तो वो किसके बराबर है? साइन 90 माइनस 25। वो किसके बराबर है? साइन 90 माइनस ए हमने पहले पढ़ा था, वो कोस ए। तो यहाँ कोस 25 पहले से था और फिर कोस 25 डिग्री आएंगे। तो साइन 25 2 बार किसके बराबर हो गया? साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस भी इसी तरह स्क्वायर 25। तो पहला हमने आइडेंटिटी पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला है। तो पहला इसमें गिवन है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर है। तो हमने पहला आइडेंटिटी पढ़ा था, वो किसके बराबर है? 1 + 10 स्क्वायर है। 1 +
10 स्क्वायर ए इक्वल टू 6 स्क्वायर ए। तो अगर हम 10 को इस साइड लाएंगे तो 6 स्क्वायर 1 इक्वल टू 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये 1 किसके बराबर हो गया? 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अगर हम 9 कॉमन निकालेंगे 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो वो ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो 9 1 जा 9, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। फोर्थ वाला है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हमने पढ़ा था, वो किसके बराबर था? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए वो कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल है? 1 बाय कोस स्क्वायर ए। इसी तरह कोसेक 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए, नीचे कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है? 10 स्क्वायर ए। तो हमारा डी पार्ट वाला ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट आज हमें खत्म हुआ। तो इसमें हमने पहला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें हमने पढ़ा था, आपको याद रखने के लिए मैंने एक राइम पढ़ा था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो इसके जरिए से आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। सेकंड में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो उसमें लेफ्ट हैंड रूल के जरिए मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया था। आपको थोड़ा बहुत फिर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इसका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो आपको उसमें भी बहुत प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आज हमने लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ा। तो इसमें भी हमने 3 आइडेंटिटी प्रूव किया और लास्ट में टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा हमने प्रूव किया। तो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है, इसको आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया आज। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इसमें टाइम की कमी की वजह से कुछ हमें ज्यादातर क्वेश्चन नहीं दिखा पाए। तो आप अपने घर पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें।